हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एग्जामपुर। हमारी इस शॉर्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा नेपच्यून डिक्लेरेशन। नेपच्यून डिक्लेरेशन फिलहाल न्यूज में रहा है और इस तरीके के डिक्लेरेशन जब भी न्यूज में रहते हैं तो यूपीएससी इनसे क्वेश्चन काफी बना सकती है। ठीक है, नेपच्यून डिक्लेरेशन किस बारे में है आपको याद रखना है कि नेपच्यून डिक्लेरेशन बेसिकली सीफेयरर्स की वेल बीइंग एंड क्रू चेंज से रिलेटेड है। अब ये इशू क्या है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हाल फिलहाल मैरीटाइम बॉडी मरीन यूनियन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह सजेस्ट किया, जब हम मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 बनाने जा रहे हैं ऐसे में हमें नेपच्यून डिक्लेरेशन के प्रावधानों को भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये क्या है हमारा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में पहले थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, मैरीटाइम इंडिया विजन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2020 में डिक्लेरेशन नवंबर 2020 में इसके बारे में कहा था और भारत के लिए एक नया मैरीटाइम विजन 2030 जो है वो बनाया जाना था। ये एक 10 साल का ब्लूप्रिंट है, दिस इज अ 10 ईयर ब्लूप्रिंट, जिसके माध्यम से हम अपने मैरीटाइम सेक्टर को प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो मैरीटाइम विजन इंडिया 2030 होगा ये हमारे सागरमाला इनिशिएटिव भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा और इसमें हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को इनकरेज करेंगे, क्रूज टूरिज्म होता है उसको इनकरेज करेंगे, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब रीजन्स में टूरिज्म को यहां पर हम ज्यादा प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट रहेगा इसमें मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो कि 25,000 करोड़ का रहेगा, जिसके तहत इस सेक्टर की फाइनेंसिंग की जाएगी और शिप बिल्डिंग को प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। भारत में कई सारे पोर्ट कंपनीज हैं, जैसे बंबई में हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू नहावा सेवा है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पैन इंडिया पोर्ट रेगुलेशन अथॉरिटी के एब्सेंस में कुछ चीजें जो है वो छूट जाती हैं। तो एक पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी पैन इंडिया पर एक पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। ठीक है, और ये सभी पोर्ट्स की मैनेजमेंट और उनके रेगुलेशन और मैरीटाइम नॉर्म्स के फॉलो होने के लिए वहां पर निगरानी करेगा। ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड बनाया जाएगा। ठीक है, जिसके माध्यम से नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान इस तरीके के देशों के साथ में वाटरवे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। ये मैरीटाइम विजन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फिर रिवराइन डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें रिवर्स में कैसे हम वाटरवे डेवलप कर सकते हैं इस बारे में रिसर्च किया जाएगा। रैशनलाइजेशन ऑफ पोर्ट चार्जेस, अक्सर भारत में पोर्ट चार्जेस हाई होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, इसको रैशनलाइज करने, इसको हम कितना कम कर सकते हैं इस पर भी इस पॉलिसी के तहत काम किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर रोड ट्रांसपोर्ट में 100 रुपए खर्च लगता है तो 1 किलोमीटर वाटर ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 25 रुपए खर्च लगेगा। तो यहां पर 75% की हमको कमी देखने को मिलेगी अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करते हैं। तो भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो सदाबहिता नदियां हैं, जो पेरेनियल रिवर हैं, पेरेनियल रिवर्स आर वेरी गुड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। तो वहां पर कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा रिवराइन ट्रांसपोर्ट भी डेवलप किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप किया जाए। ठीक है, जैसे मुंबई से अहमदाबाद तक अगर वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 75% तक हम फेयर में कमी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए भारत में एक नया पॉलिसी डेवलप किया जाएगा। मैरीटाइम पॉलिसी 2030 जो हमारा एक गोल है उसको डेवलप किया जाएगा। अब नेपच्यून डिक्लेरेशन के बारे में बात करें अगर हम, तो कोविड के दौर में एक चीज देखी गई कि दुनिया में जितने भी शिप्स काम कर रही हैं वो कोविड के लॉकडाउन के दौरान काफी जगहों पर फंस गए। यहां पर जो क्रू था उसे बहुत ऑड आवर्स में काम करना पड़ा। ठीक है, इसे कहा गया क्रू चेंज क्राइसिस, इसे क्रू चेंज क्राइसिस कहा गया, इसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब ये जो नेपच्यून डिक्लेरेशन है ये 500 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो कि मरीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा इसको साइन किया गया है। ठीक है, इसमें बेसिकली किस प्रकार से क्रूज को काम करना है, उनका टाइम के घंटे, रेगुलेशन, इन चीजों के बारे में इसमें डिक्लेरेशन दी गई है। तो द क्रू चेंज क्राइसिस के बारे में यह कहा गया कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर लॉ ने इसको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा, क्योंकि शिप्स पर काम करने वाले जो क्रूज होते हैं, ठीक है, क्रू मेंबर्स होते हैं, इनको अपने
डिसाइडेड वर्किंग आवर से कहीं ज्यादा काम करना पड़ा। आइए देखते हैं कि डिसाइडेड वर्किंग आवर क्या रहे और कोरोना पीरियड में कैसे उनके जीवन पर प्रभाव डाला। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसी भी क्रू मेंबर को 14 घंटे मैक्सिमम काम कराया जा सकता है इन एनी 24 पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी 24 आवर में हम उसे 14 घंटे ही काम करवा सकते हैं और ओवरऑल 7 दिन में 84 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। इनका जो एक बार जब वो शिप पर जाते हैं तो इनका जो एक बार का ड्यूरेशन होता है, वर्किंग टेन्योर होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 11 मंथ का। पर हुआ क्या, कोविड के दौरान काफी लॉकडाउन, देशों में लॉकडाउन रहा, क्रू चेंज नहीं हो पाया और उसी क्रू को सप्लाई लाइन को कंटिन्यू करने के लिए लगातार काम करते रहना पड़ा, जिसकी वजह से उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सी सिकनेस और सी से रिलेटेड काफी बीमारियां भी हो जाती हैं। घर परिवार से बहुत लंबे समय तक दूर रहने से उनका जो सोशल कॉन्शियसनेस लॉस है वो भी देखा जाता है। तो इसे एक तरीके का क्रू चेंज क्राइसिस, एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, ये नेपच्यून डिक्लेरेशन में यहां पर दिया हुआ है। नेपच्यून डिक्लेरेशन में कुछ 4 बातें कही गई हैं इस क्रू चेंज क्राइसिस के सॉल्यूशन के लिए। तो आपको याद रखना है नेपच्यून डिक्लेरेशन किस बारे में है, क्रू चेंज क्राइसिस क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या बताया गया है। तो यहां पर कहा गया है कि जो सी फेयरर्स हैं उनको की वर्कर्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। उन्हें कोविड के दौर में की वर्कर्स के, फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और उनको पहले कोविड-19 का वैक्सीन जो है वो दिया जाना चाहिए। काफी क्रू मेंबर जो है वो तमाम देशों में चूंकि दवाइयां सप्लाई करने के लिए, लोगों को लाने ले जाने के लिए लगे रहे, तो उनको कोविड इन्फेक्शन हो गया, तो उनको कोविड वैक्सीन मिलनी चाहिए। फिर स्टैब्लिशमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ प्रोटोकॉल का मतलब है किसी को बेहतर दर्जे का हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो उन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड का हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। इंक्रीज द कोलैबोरेशन बिटवीन शिप ऑपरेटर्स के बीच में कोलैबोरेशन डेवलप करके, अगर कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई शिप कहीं फंसी हुई है, कहीं रुकी हुई है, तो उसके क्रू मेंबर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। और एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर वो किसी स्थान पर हैं काफी लंबे समय से, तो उनको बाई एयर एक स्थान से दूसरे स्थान या जहां पर भी उनका घर परिवार है वहां पर उनको ले जाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 बातें जो है वो नेपच्यून डिक्लेरेशन के तहत कही गई। आपको याद रखना है कि नेपच्यून डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है। ठीक है, देख लें, भारत का जो मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया है, मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे पुराना मरीन ऑफिस है, भारत का सबसे पुराना मरीन ऑफिस है। जितने भी मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स होते हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन जो कि लंदन में है उसका सदस्य है। ये जितने भी मरीन ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ग्रुप है। ठीक है, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं वर्कर्स का एक कमिटी है, जिसमें 150 कंट्री से लगभग 4.5 करोड़ वर्कर्स जो है, क्रू मेंबर्स जो है वो यहां पर रजिस्टर हैं। ठीक है, और उनके वेलफेयर में मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो काम करती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेपच्यून डिक्लेरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि नेपच्यून डिक्लेरेशन जो है वो क्रू मेंबर उनके जीवन को बेहतर बनाने से रिलेटेड है, उनके रेगुलेशन से रिलेटेड है। और क्रू मेंबर क्राइसिस क्या रहा, इसको आपको कोविड के दौर में ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।